कांग्रेस पार्टी तो कह रही है हमारे पैसे ही नहीं, उनका कैंडिडेट भी वहां से उड़ीसा से कहीं से उनके कैंडिडेट ने भी चिट्ठी लिख दी पूरी से, जो संबित पात्रा के खिलाफ कैंडिडेट है, उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। इंप्रेशन ऐसा जा रहा है कि आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया, उनके पैसे ही नहीं है, उनकी हालत खराब है। सूरत में उनके कैंडिडेट कहीं पे मिस्टीरियसली डिसअपियर कर जाते हैं, यू कांट फाइंड हिम। तो ये मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी जी 2 चरण में चुनाव लड़ लिए, इन्होंने कितना खर्चा किया है? एक बार इतना ऑन साइट होता है, लेकर कल शो कीजिए कि पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया, तो इतना पैसा कहां से आया? क्या रो रहे हैं? हर रोज राहुल, प्रियंका, खड़गे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हेलीकॉप्टर में घूमते हैं। कहां से घूमते हैं? अगर अकाउंट फ्रीज है तो जितने बाकी बचा कुचा है पैसा उससे शायद नहीं, फ्रीज है तो बचा कुचा भी कहां से आ गया? फ्रीज मतलब फ्रीज होता है, बचा कुचा कहां से आएगा? आप बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो आप। मैं ऐसा नहीं कहता, मैं आपको बताता हूं कि कैसे चल रहा है। देश की जनता को भी सोचना चाहिए। इंप्रेशन है कि इतना दबाव है, मिस्टीरियस हैंड है, अमित शाह का नजर हर चीज पर है, इतने पावरफुल है अमित शाह की सूरत के कैंडिडेट ही चल पड़े, वो कैंडिडेट लड़ना नहीं चाहते हैं। इस पर इसमें भी बीजेपी का हाथ है। वास्तविकता ये है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट क्यों भाग जाते हैं? उनके वहां से कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, किसी भी को भी पकड़कर पर्चा डलवा देते हैं, बेचारा विड्रॉ कर जाता है। क्यों तृणमूल कांग्रेस के नहीं भागे? क्यों डीएमके के नहीं भागे? ये सब भी तो हमारे खिलाफ है। क्यों कम्युनिस्ट के एक भी नहीं भागे? क्यों आप पार्टी का एक भी नहीं भागा? न जाने इनकी प्रोसीजर क्या है, कैसे टिकट देते हैं। इनके प्रत्याशी भाग जाते हैं, फिर रोने बैठते हैं। तो आपके पास प्रत्याशी नहीं है, इसमें कोई क्या करे? हमें भेज दो एक पत्र, तो हम भेजेंगे 1-2 प्रत्याशी। यार ऐसे आप ऐसी चीजों को लेके इतना कीमती समय बर्बाद करें। इस बार ईवीएम की बात जो चली थी फिर थोड़ा कम हो गया अभी लास्ट फ्यू दिनों। देखिए ऐसा है जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी सिस्टम को ओके माना है। और अर्णव जी, मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों को और इंडिया अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं कि जब आप जीत जाते हो तब क्या होता है? अभी तेलंगाना में उनकी सरकार बनी तो ईवीएम खराब है तो सरकार कैसे बनी? ममता दीदी कैसे मुख्यमंत्री है? स्टालिन कैसे मुख्यमंत्री है? हिमाचल में उनका कैसे मुख्यमंत्री है? या तो राहुल जी घोषणा करें कि ईवीएम से चुनाव होता है, इसलिए वायनाड से जीतने के बाद भी मैं शपथ नहीं लूंगा, अगर जीतने वाले हैं तो। जब आप जीत जाते हो तब ईवीएम अच्छा है, और हारने का भय होते हैं तो एडवांस में ही आरोप लगाना शुरू कर दे, तो इससे ही नतीजे तय है कि वो हारने वाले हैं। इस बार तो भय की बात हर जगह हो रही है, मतलब कि जो पाकिस्तान से ये सवाल उठता है, और एक सवाल आप पर भी उठता है, सरकार पर भी, कि इलेक्शन के माहौल पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्यों कहते हैं कि घर में घुसकर मारने की बात। और उसके साथ इस बार कनाडा ने निज्जर के केस पर 3 लोगों को पकड़ा है जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। पाकिस्तान में भी लोग मारे जा रहे हैं जो आतंकवादी हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि घर में घुसकर बात नहीं। मेरा तो आप पर एक गंभीर सवाल मेरे मन में खड़ा होता है, आप देश की सुरक्षा को इलेक्शन का इश्यू नहीं मानते हैं? क्या है इलेक्शन के इश्यू, क्या होने चाहिए? कौन व्याख्या करेगा? देश की सुरक्षा इलेक्शन का इश्यू नहीं हो सकता? कितना लचर कर रखा था 10 साल तक। नरेंद्र मोदी जी ने आकर उसको चौक चौबंद किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के लिए मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए। 70 साल में किसी ने नहीं करी। इश्यू नहीं है इलेक्शन का? क्या जरूर इश्यू है, तो इसलिए उठा रहे भले आदमी, क्यों पूछ? मैंने तो देखा रैली में जब आपने 370 की बात उठाई तेलंगाना में, मैंने रिस्पांस तो देखा, क्राउड से बहुत अच्छा रिस्पांस था। मेरा सवाल यह है कि ये इश्यूज तो होनी चाहिए, मगर ये कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि 370 हम वापस ले आएंगे। वापस ले आएंगे तो वो आएंगे तो वापस लाएंगे। अब देश की जनता को तय करना है कि क्या करना है।
देखिए अर्णव जी, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए ढेर सारी चीजें कर चारों क्षेत्र को एक बदहाल स्थिति में से बाहर लाने का प्रयास किया है। गांव हो, शहर हो, सागर किनारा हो, रेगिस्तान हो, जंगल हो या पहाड़ हो, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को पहुंचाया है। देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है, देश को समृद्ध बनाया है, देश की नई शिक्षा नीति लाकर अगले 25 साल तक का शिक्षा का खाका खींचने का काम किया है। देश की स्वास्थ्य की स्थिति में और सुविधाओं में दोनों में आमूल चूर परिवर्तन किया है। देश की इकोनॉमी को पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के पास 10 साल का अपना हिसाब किताब भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। देश की जनता तय कर बैठी है कि आने वाले चुनाव में जिस चरण में जो भी मतदाता होंगे वो एक मुश्त नरेंद्र मोदी और उनके साथियों पर अपना वोट देने वाले हैं और हम 400 पार कर मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री। एक सवाल बाकी रहा अमित शाह जी, पिछले आम चुनाव के 60 दिन बाद ही अगस्त के 19 को आपने जब 370 को हटा दिया, आपने जब स्पीच दी पार्लियामेंट में, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था एक दिन में वो सुलझ गया, राम मंदिर भी बन गई। सवाल ये है, और मेरा सवाल नहीं है, पूछता है सारा भारत अमित शाह जी आपसे, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या आप ये पहले 100 दिन में ये प्रोग्राम बन सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को हटाया जाए? इस तरह के प्रोग्राम में ऐसे दिन तय नहीं हो सकते, मगर ना आपका टाइटल बन सकता है। यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। हम ये देश में, पूरे देश में यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे और ये निश्चित रूप से होने वाला है इस कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में 100% तीसरे कार्यकाल में, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर नहीं। आप राष्ट्रीय राज्य छोड़ दीजिए, पूरे देश में यूसीसी लागू होगा। और एक सवाल, क्या कई पार्टीज हैं, बीजेडी है, जिनके साथ आपका अलायंस नहीं है मगर फ्रेंडली रिलेशनशिप है, एआईडीएम के साथ अलायंस नहीं है, फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जगन जी के साथ भी आपकी अलायंस नहीं है, आपकी अलायंस नायडू जी के साथ है मगर आपकी फ्रेंडली रिलेशनशिप है। माना जा रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में कि इस बार एक सुपर एनडीए बन सकता है। अब चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, बाद में चर्चा भी होगा, बहस भी होगी और फैसले भी होंगे। अमित शाह जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 6 तारीख के बाद मैं चाहूंगा कि पहला इंटरव्यू इस बार आपसे हमारी रिपब्लिक टीम की। नमस्कार। नमस्कार।